नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भोजपुरी में एक कहावत है कि बेमेल के ब्याह और कनपट्टी तक सेनूर। ये कहावत भारतीय राजनीति पर बार बार चरितार्थ होती रहती है। चाहे वो 1977 में कांग्रेस का चरण सिंह की सरकार को दिया गया समर्थन हो या 1991 में कांग्रेस का चंद्रशेखर की सरकार को दिया गया समर्थन हो या फिर 1990 के दशक में कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने एचडी देवेगौड़ा हो या फिर आईके गुजराल हो, हर जगह बेमेल की शादी हुई और ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। इन तमाम नाकामियों के बावजूद राजनीति के अखाड़े के पहलवान इस दांव को बार बार खेलने से बाज नहीं आते। अभी महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के बीच इस बेमेल शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। शिवसेना भाजपा के साथ अपने वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। अब तक जो गठबंधन होते रहे उसमें जो पार्टियां होती थीं, जो फरीकैन होते थे, उनके बीच केवल चुनावी मैनिफेस्टो को लागू करने पर चर्चा होती थी। लेकिन महाराष्ट्र में तो एक पक्ष जो सत्ता पाने के लिए अधिक ललायित है से कहा जा रहा है कि वो अपनी विचारधारा में बदलाव कर रातों रात सेकुलर बन जाए। अब देखना यह है कि ये बेमेल की शादी होती है या नहीं, और यदि होती है तो कितने दिनों तक चलती है। लेकिन 2018 में एक और बेमेल की शादी कर्नाटक में हुई थी। यहाँ कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। यहाँ भी खूब हो हल्ला हुआ था, सारे विपक्षी नेता जमा हुए थे। कहानी गढ़ी गई कि 2019 के आम चुनाव में मोदी को चुनौती देने के लिए सारे विपक्षी दल एक होंगे। सरकार बन गई। 2019 में विपक्षी एकता भी बनी, लेकिन वैसी नहीं बनी कि सभी दल एक साथ होकर चुनाव मैदान में आए और प्रधानमंत्री मोदी की लहर को एक चुनौती दे सकें। लेकिन कर्नाटक में जो सरकार बनी वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और जल्द ही एक नया संकट शुरू हो गया। विपक्षी एकता की सरकार अपने अंदरूनी मतभेदों के कारण गिर गई और कांग्रेस जेडीएस के 17 विधायकों ने बगावत का परचम बुलंद कर विपक्षी एकता वाली सरकार को गिरा दिया और एक विपक्षी एकता को एक तरह से तार तार कर दिया। बाद में उन विधायकों को स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था और उन्हें मौजूदा विधानसभा चुनाव में लड़ने से रोक दिया था। यानी कि वो जो अब तक ये वर्तमान विधानसभा है उनमें वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ ये जो 17 विधायक थे, जिनमें 14 कांग्रेस के थे और 3 जेडीएस के थे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया या वो कर दिया गया, उनको चुनाव लड़ने दिया जाए। यानी कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से जिस तरह से स्पीकर ने इनको डिस्क्वालीफाई किया था उससे उनको वंचित किया जाए, उनको राहत दी जाए, उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक राहत दी और ये चुनाव लड़ सकते हैं। खबर ये है कि ये जो 17 में से 16 विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और उनमें से 13 को इस जो उपचुनाव होने वाले हैं 5 दिसंबर को, उनके लिए उन्हें टिकट दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब इससे पहले कि पूरी गणित के ऊपर हम बात करें, एक नजर देख लेते हैं कि विधानसभा की स्थिति अभी क्या है और जो चुनाव हुए थे 2018 में उस वक्त विधानसभा की स्थिति क्या थी और बीच में कितने अड़ंगे आए और ये सरकार जो है जो बनी, एक सरकार गिरी और फिर दोबारा बनी, फिर एक और सरकार बनी। जो 3 सरकार बनने का जो एक दौर चला था उसमें वो क्या अभी रुकेगा या इसमें कुछ और नया पेंच जो है फंस सकता है, इसको हम इस पर एक नजर डालते हैं। जो 2018 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के चुनाव, उसमें भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस ये तीनों अलग अलग होकर चुनाव लड़े थे। लेकिन जो स्थिति बनी थी वो एक हंग असेंबली की बनी थी, एक त्रिशंकु विधानसभा की बनी थी, क्योंकि 224 हालांकि चुनाव हुए थे 222 के ऊपर, तो 224 विधानसभा की जो स्ट्रेंथ थी उसमें से भारतीय जनता पार्टी को 104, कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी और निर्दलीय और अन्य को 3 सीटें मिली थी। यानी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 7 सीटों की जरूरत थी। जो उसके पास आंकड़े वो नहीं हो पाए। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, 3 दिन के बाद उन्हें रिजाइन देना पड़ा क्योंकि वो समर्थन
जुटा नहीं पाए। कांग्रेस ने इस बीच में बड़ा एक नाटकीय ढंग से कांग्रेस और जेडीएस ने अपने एमएलएस को एक होटल में बंद करके रखा था। होटल से कुछ लोग गायब हो रहे थे, कुछ आ रहे थे। एक अजीब किस्म का एक नाटक जो है उस बीच जो है चल रहा था। तो इसमें येदियुरप्पा की सरकार गिर गई। 3 दिन के बाद उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फिर कांग्रेस और जेडीएस की एक बेमेल की सरकार बनी। कांग्रेस बेमेल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर ज्यादा थे, जेडीएस के पास नंबर कम थे। कांग्रेस के पास जैसा कि हमने बताया कि 80 थे और जेडीएस के पास 37 विधायक थे। होना तो यह चाहिए था कि बड़ी पार्टी का मेंबर कोई हो जो चीफ मिनिस्टर बनता, लेकिन कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये एक तरह से कह लीजिए कि एक नीति बनाई और एच.डी. कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया। ये सरकार चली, लेकिन इसमें अड़ंगे जो है बहुत आने लगे। बीच में एच.डी. कुमारस्वामी जो है एक तरह से रोहनसा होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि भाई हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमारी शिकायत हो रही है, कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है और ये सरकार जो है मैं क्विट कर लेना चाहता हूँ, यानी सरकार से बाहर आ जाना चाहता हूँ। तो इस तरह की बातें जो है उनके यहाँ से हो रही थी। इस बीच जो कांग्रेस के विधायक थे उनके अंदर भी एक थोड़ी सी अपनी लालसा जो है वो जागी और उनको भी लगा कि इस जो सरकार है उसमें से उनको वो नहीं मिल पा रहा है कि जो उनके हकदार हैं। तो उन्होंने एक तरह से कह लीजिए कि पार्टी से बगावत के सुर दिखाना शुरू किया। करते करते 1, 2, 3 इस तरह से करते करते उसके 14 विधायक जो हैं पार्टी से खफा हो गए। जेडीएस में भी बगावत की लहर, उनको भी कुछ मंत्री पद चाहिए था या कुछ और चाहिए था जो उन्हें नहीं मिल पाया, या जो सरकार चलाने की जो जिस तरह से चल रही थी उससे वो नाखुश थे। इस तरह से उन्होंने 3 विधायकों ने जेडीएस से और 14 कांग्रेस के विधायक जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नतीजा ये हुआ कि ये सरकार एच.डी. कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई और बहुमत का आंकड़ा जो है वो भाजपा के साथ आ गया। 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। अभी की जो तत्काल की स्थिति है, अगर अंक गणित के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा और निर्दलीय मिलाकर 106 यानी 224 विधानसभा की स्ट्रेंथ में भाजपा को 106, कांग्रेस प्लस जेडीएस के 101 विधायक हैं। यानी अगर ये जो चुनाव हो रहे हैं 15 सीटों पे भी हो रहे हैं, 17 हालांकि खाली है लेकिन 15 पे हो रहे हैं क्योंकि 2 के ऊपर अभी कुछ जो 2018 में चुनाव हुए थे उससे संबंधित कुछ मामले जो हैं वो अभी हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इस वजह से उन 2 के ऊपर चुनाव नहीं हुए हैं, 15 पे हो रहे हैं। तो इन 15 में से इन दोनों को, अगर भारतीय जनता पार्टी को अभी तत्काल जो स्थिति है इसमें कम से कम उसको 6 सीट चाहिए। 112 का आंकड़ा जो हाफवे मार्क तक पहुंचने के लिए 106 सीटें चाहिए और अपने बल पे अगर उनको अगर सत्ता में वापसी करनी है तो उनको कम से कम 7 सीटें जो हैं वो लेनी पड़ेगी। और अगर 217 में करें तो ये 7 का आंकड़ा उन्हें कम से कम लेना पड़ेगा और 8 जो है अपने बल पे सरकार बनाने के लिए चाहिए। उसी तरह से कांग्रेस और जेडीएस के लिए भी 112 के लिए जो है इनको कम से कम इनमें से 100 अभी 1 इनकी सीटें हैं तो कम से कम 11 सीटों पर इन्हें जीत की दरकार है। तो ये एक बड़ा प्रोपोजिशन है कांग्रेस और जेडीएस के लिए। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात इस बीच में ये हुई कि जेडीएस की तरफ से एक अलग अलग तरह के बयानात जो हैं उनके आने लगे। एच.डी. देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया कि हमें कांग्रेस के साथ रहना चाहिए, लेकिन एच.डी. कुमारस्वामी जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं भुगती हैं। उन्होंने भी एक इशारा दिया कि नहीं, हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। और बाद में जब ये चुनाव की घोषणा हो गई तब उन्होंने ये कहा कि हम एच.डी. कुमारस्वामी ने ये कहा कि ये जो जितने बागी हैं ये बागियों को हराने के लिए, सारे बागियों को हराने के लिए हम कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 8 की पहले ही जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 सीट में से 13 सीटों पर अपने जो बागी जो थे कांग्रेस और जेडीएस के उन उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई दूसरी पार्टी से आता है तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन इसका नतीजा जो है
जाहिर है कि इसका जो एक तरफ से आ रहा है तो दूसरी तरफ से जा रहा है। जो पुराने लोग हैं उनमें एक तरह की बेचैनी है, जो जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था या जो पहले एमएलए रह चुके थे वो अब पार्टी से बगावत का सुर जो है अपना रहे हैं। एक जो हैं उनके 4 बार के एमएलए वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और कई जो हैं ऐसे कि जो चुनाव लड़ने के उसमें हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, और कई को जेडीएस ने बाहर से समर्थन दे रखा है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी चल रही हैं। लेकिन कुमारस्वामी ने बीच में ये बयान दिया कि इस सरकार को हम गिरने नहीं देंगे, लेकिन ये इन्होंने तो कह दिया कि गिरने नहीं देंगे, लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी मजबूत विकेट पे है कि उसको सिर्फ मतलब अगर उसको सरकार चलाना है, अपने बल पे लेना है, तो बहुत कम सीटें जो हैं उसे जीतनी है। जाहिर है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार थे वो उनको टिकट दिया गया, उनका अपना कुछ न कुछ आधार तो जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी का अपना आधार है। तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि उसका ये काम जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और अगर किसी तरह से ये आंकड़ा जो है उसको नहीं मिल पाता है, यानी ये सीटें जो हैं कांग्रेस जो है करीब पहुंच जाती है, कांग्रेस और जेडीएस की भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें नहीं मिल पाएं, 6 से कम मिलती हैं, तब क्या होगा। तो ये एक बड़ा मतलब दिलचस्प एक प्रोपोजिशन होगा जो हम अभी महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक छोटी पार्टी जो उसको अगर कर्नाटका मॉडल कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का अलायंस था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 100 से ज़्यादा सीटें मिली, शिवसेना को 50 से कुछ ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन शिवसेना फिर भी बजिद थी कि उसी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो एक तरह से कर्नाटक मॉडल जो है वहाँ अपनाना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई, इसलिए अभी कांग्रेस और एनसीपी से उनकी जो हमने पहले बताया कि गठबंधन की बात चल रही है। तो क्या कर्नाटक में भी इसी तरह की सूरत हाल, इसी तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी? क्या कुमारस्वामी या जो एच.डी. देवेगौड़ा जो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की सराहना कर चुके हैं अपने ट्वीट्स के जरिए और एक तरह का एक संदेश दे चुके हैं कि उनको कोई ख़ास भारतीय जनता पार्टी से उतना बैर नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि जेडीएस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार सरकार भी बना चुके हैं और एक बार वो गठबंधन भी कर चुके हैं कर्नाटक में, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहाँ पे। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई अछूत पार्टी नहीं है जिस तरह से और दूसरी पार्टियों के लिए थी। कांग्रेस में भी इस उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम के लेकर काफी सिड़फड़ोल हो रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता जो सिद्धारमैया हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहा था कि वो कुमारस्वामी की सरकार को नहीं चलने दे रहे हैं, वो और एक कांग्रेस के एक बड़े नेता जो हैं जिनको कांग्रेस का संकट भोजन भी कहा जाता है, डी.के. शिव कुमार, उनके बीच में काफी मतभेद है। ये कहा जा रहा था कि शिव कुमार का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो अस्पताल में भर्ती हो गए इस तनाव की वजह से, टिकट बंटवारे की मत्थापच्ची के ऊपर लेके। शिव कुमार जो हैं वो सोनिया गांधी के काफ़ी नज़दीकी समझे जाते हैं। जब वो जेल में थे किसी इल्ज़ाम के तहत जो एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार किया था, तो सोनिया गांधी उनसे मिलने भी गई थी। तो ये काफ़ी एक कांग्रेस के अंदर भी सिड़फड़ोल जारी है। भारतीय जनता पार्टी भी जैसा कि मैंने कहा कि उसके अंदर जो बागी हैं, उनके बागी सुर जो हैं लोगों के, वो निकल कर सामने आने लगे हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 106 सीट उसके पास अभी हैं, तो क्या 6 सीट और जीत पाती है इन 15 सीटों में से, या उसका आंकड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। कांग्रेस और जेडीएस जो हैं वो ये जो उनके ही खाते की सीटें हैं वो ज्यादातर सीटें रिटेन करके एक बार फिर एक त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा कर देते हैं कर्नाटक में। और यदि ऐसा होता है तो क्या कुमारस्वामी यानी जेडीएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलने देगी जैसा कि कुमारस्वामी बोल रहे हैं, या फिर से एक नई कवायद शुरू होगी कांग्रेस और जेडीएस अलायंस की कि एक सरकार बनाया जाए, और क्या फिर येदियुरप्पा की सरकार एक बार फिर जो है गिर जाएगी, जो पिछली बार वो 3 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था। ये सब सवालात हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति जो कर्नाटक की है अभी वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक मजबूत विकेट पे है और ज्यादा चांसेस हैं कि वो नंबर जो है इस चुनाव में वो हासिल कर लेगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और हमें सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा जो अपडेट है वीडियो का वो आप तक पहुंचता रहे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।